प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। देखने में हम इंसानों की शक्लें अलग होती हैं, हमारे शरीर का आकार, रंग और बनावटें अलग होती हैं, लेकिन हर इंसान के शरीर में बहने वाला खून यानी रक्त का रंग एक ही होता है, यानी लाल। तो क्या हर इंसान का खून एक ही जैसा होता है, या फिर कुछ ऐसा है जो एक इंसान के खून को दूसरे इंसान के खून से अलग करता है? आज शायद सुनने में यह बात अजीब लगे, जब समाज में ऊंची जाति के इंसानों के खून को अच्छा खून और दूसरी जातियों के खून को गंदा खून माना जाता था। लेकिन जाहिर है ये मान्यताएं कोरे अंधविश्वास और अज्ञानता से ज्यादा कुछ नहीं थी। वक्त बीता, वैज्ञानिक खोजें हुई और खून के बारे में फैली मान्यताओं की जगह तथ्यों ने ले ली। आज हर कोई जानता है कि दुनिया भर में इंसान चाहे किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, अमीर, गरीब, गोरा या काला हो, उसकी रगों में बहने वाले खून में कोई फर्क नहीं है। अच्छे और गंदे खून की धारणा आज पूरी तरह खत्म हो चुकी है। खून आखिर है क्या? देखने में हमारा खून तरल यानी लिक्विड लगता है, लेकिन इसमें ठोस पदार्थ भी होते हैं। हमारा खून मुख्य रूप से दो तत्वों से बना है, प्लाज्मा यानी प्रद्रव्य और सेल्स यानी कोशिकाएं। प्लाज्मा में 90% से ज्यादा पानी होता है। साथ ही प्लाज्मा में प्रोटीन्स, शुगर्स यानी शर्करा, हार्मोन्स, कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल हैं। खून में मौजूद सेल्स यानी कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी सफेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स यानी पट्टिकाणु। आप पूछेंगे कि खून में 3 तरह की कोशिकाओं का क्या काम? दरअसल ये कोशिकाएं अलग अलग कार्य करती हैं। रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारे खून का रंग लाल दिखता है। हीमोग्लोबिन हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन शरीर के बाकी अंगों तक पहुंचाता है। समझने के लिए हम कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन एक कुरियर वाले की तरह है, जो फेफड़ों से ऑक्सीजन लेता है और उसे शरीर के अलग अलग हिस्सों तक ले जाता है। या कहें कि शरीर की हर एक कोशिका को ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ही पहुंचाता है। वहीं व्हाइट ब्लड सेल्स संक्रमण यानी इन्फेक्शन के दौरान शरीर की रक्षा करते हैं। आपने गौर किया होगा कि सब्जी काटते हुए अगर आपका हाथ चाकू से कट जाए और खून बहने लगे, तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि खून बहना अपने आप रुक गया और कटने के स्थान पर गहरे लाल रंग का एक थक्का जम गया है। ये थक्का बनता है रक्त में मौजूद पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स की वजह से। थक्का बनना यानी क्लॉटिंग एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अगर शरीर में पट्टिकाणुओं की मात्रा काफी कम हो जाए तो शरीर में खून बहना नहीं रुकता। इसलिए खून में मौजूद ये तीनों कोशिकाएं अलग अलग लेकिन बेहद खास जिम्मेदारियां निभाती हैं। मूल रूप से हर इंसान के खून में यही कोशिकाएं और प्लाज्मा होता है, और इनका काम भी हर शरीर में एक ही है। लेकिन क्या यह मान लिया जाए कि एक इंसान का खून किसी दूसरे इंसान के खून से अलग नहीं है? इस सवाल का जवाब आज तो हमें मालूम है, लेकिन इस जवाब की खोज का एक दिलचस्प इतिहास है। 13वीं और 14वीं शताब्दी में एक मान्यता यह भी थी कि बीमारी दरअसल इंसानी खून में पनपती है। यानी अगर इस खून को शरीर से बहा दिया जाए तो न रहेगा खून, न रहेगी इसमें बीमारी। इसे ब्लड लेटिंग या रक्तस्राव कहते थे। काफी समय तक इसी धारणा के मुताबिक इलाज किया जाता रहा।
उस दौर में ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी इंसानों को खून चढ़ाना भी अलग अलग धारणाओं से घिरा हुआ था। सन 1615 में जर्मनी के एक चिकित्सक अंद्रियास लिबावियस ने यह कहा कि अगर एक नौजवान युवक के शरीर से खून लेकर एक बूढ़े इंसान के शरीर में चढ़ा दिया जाए तो वो बूढ़ा इंसान फिर से जवान हो सकता है। ये बात सुनकर आज आपको शायद हंसी आए, लेकिन उस समय ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी खून चढ़ाने के ऐसे ही कई खतरनाक प्रयोग किए गए। इनमें से कुछ मामले सफल हुए और ज्यादातर पूरी तरह असफल। लेकिन इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के प्रयोगों को वैज्ञानिक रूप से समझाया नहीं जा सका। उस समय ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक पहेली बन गया था। कई मामलों में खून चढ़ाए जाने के बाद शरीर में खून जम जाता था, जिससे मरीजों की जान तक चली जाती थी। इसी के कारण कई देशों ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर पाबंदी लगा दी थी। यही वजह थी कि दुनिया भर में ब्लड ट्रांसफ्यूजन का अध्ययन और शोध काफी समय तक कुछ खास आगे नहीं बढ़ पाया। ये बात सब जानते थे कि खून एक तरह से जिंदगी का आधार है। दुर्घटनाओं, जंग या प्रसव के दौरान ज्यादा खून बहना जानलेवा होता है, लेकिन उस समय किसी के पास भी इस समस्या से निपटने का कोई हल नहीं था। यही नहीं, खून चढ़ाने की सही जानकारी न होने की वजह से 3 में से 1 इंसान की जान चली जाती थी और उस समय के डॉक्टर्स के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। यह वाकया है सन 1901 का। ऑस्ट्रिया के साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टाइनर भी ये जानना चाहते थे कि खून के आधान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इतनी समस्या क्यों आ रही है। उस समय 3 में से सिर्फ 1 ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही सफल होता था। क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रक्रिया में गलती होती थी या फिर 2 इंसानों के खून के नमूने एक दूसरे से अलग होते हैं? ऐसे ही सवालों के जवाब को समझने के लिए उन्होंने वियना यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में प्रयोग शुरू किया। उन्होंने अपने और अपने 5 सहयोगियों के शरीर से खून के नमूने लिए। खून के इन सैंपल्स को लैंडस्टाइनर ने 6 टेस्ट ट्यूब्स में कुछ घंटों तक रखा। ऐसा करने से खून के घटक अलग अलग हो जाते थे। सबसे निचले हिस्से में आरबीसीज यानी खून की लाल रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसीज यानी खून की सफेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स पाए गए, और इन सब से ऊपर पीले रंग का एक साफ तरल पदार्थ पाया गया जिसे हम सीरम के नाम से जानते हैं। लैंडस्टाइनर ने सभी 6 व्यक्तियों के खून से सीरम के सैंपल को अलग कर लिया। इसके बाद उन्होंने पहले व्यक्ति के सीरम को सभी 6 व्यक्तियों की लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी से मिलाया, और यहां लैंडस्टाइनर को जो नजर आया उसे देखकर वो हैरान रह गए। चौंकाने वाली बात यह थी कि पहले व्यक्ति के सीरम को टेस्ट ट्यूब में लेकर जब बाकी व्यक्तियों के आरबीसी सैंपल से मिलाया गया तो उन्होंने पाया कि कुछ ट्यूब्स में खून जम गया था जबकि कुछ में नहीं जमा था। अब तक के प्रयोग के बाद लैंडस्टाइनर के पास यह नतीजा था कि जिन व्यक्तियों का खून नहीं जमा था वो एक तरह का खून हो सकता था और जमने वाला खून दूसरी तरह का। लेकिन लैंडस्टाइनर अभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। वो अपने इन नतीजों को अच्छी तरह जांचना और परखना चाहते थे। इसी इरादे के साथ इस बार उन्होंने उन्हीं 6 व्यक्तियों के आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाओं को सभी व्यक्तियों के सीरम में मिलाया। लैंडस्टाइनर ने पाया कि नतीजा इस बार भी वही है, यानी कुछ ट्यूब्स में खून जमा और कुछ में नहीं। इसके बाद भी लैंडस्टाइनर ने उन 6 व्यक्तियों के खून के सैंपल्स को हर तरीके से एक दूसरे से मिलाकर देखा। ऐसा करने के पीछे लैंडस्टाइनर का मकसद यह था कि वो पूरी तरह आश्वस्त हो जाएं कि खून का यूं जमना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, न कि कोई संयोग। इस प्रयोग के बाद लैंडस्टाइनर को यकीन हो गया कि प्रयोग में इस्तेमाल किया गया 6 व्यक्तियों का खून 2 प्रकार का है। पहले प्रकार में ए वेरिएबल्स थे और दूसरे में बी वेरिएबल्स। इसी के आधार पर उन्होंने उन 6 व्यक्तियों के खून को ए ग्रुप और बी ग्रुप में बांटा। लैंडस्टाइनर ने यह प्रयोग जारी रखा और ए ग्रुप और बी ग्रुप वाले खून के बाद उन्हें एक और नया ग्रुप मिला जिसे उन्होंने नाम दिया सी ग्रुप। इस ग्रुप की खासियत यह थी कि इसमें ए और बी
दोनों तरह के वेरिएबल्स मौजूद थे। यानी अगर सी ग्रुप के सीरम को ए या बी ग्रुप के आरबीसी के साथ मिलाया जाता तो खून नहीं जमता था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि अगर सी ग्रुप के आरबीसी को ए या बी ग्रुप के सीरम के साथ मिलाया जाता था तो खून जम जाता था। हमने इसी प्रयोग को समझने के लिए इसे एक प्रयोगशाला में दोहराया। यहां हमने 2 ब्लड सैंपल्स लिए, इनको सेंट्रीफ्यूज करके खून के घटक अलग अलग कर लिए। पहले सैंपल के सीरम को अलग ट्यूब में रखा और उसके आरबीसीज को एक अलग टेस्ट ट्यूब में। इसी तरह से दूसरे सैंपल के सीरम और आरबीसीज को भी अलग अलग कर लिया गया। लैंडस्टाइनर के प्रयोग के अनुसार हमने सैंपल 1 के आरबीसीज के साथ सैंपल 1 और 2 के सीरम को मिलाया। इसी तरह से हमने सैंपल 2 के आरबीसीज को सैंपल 1 और 2 के सीरम के साथ मिलाया। कुछ देर के बाद सैंपल 2 का सीरम और सैंपल 1 के आरबीसीज जम गए। इसी तरह सैंपल 1 का सीरम और सैंपल 2 के आरबीसीज भी जम गए। लैंडस्टाइनर ये जानना चाहते थे कि खून का इस तरह जमना क्या साधारण ब्लड क्लॉटिंग है या फिर ये रक्त से जुड़ी कोई और प्रक्रिया है। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए लैंडस्टाइनर ने एक ऐसे इंसान के शरीर से खून निकाला जो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित था। हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें इंसान के शरीर में प्राकृतिक रूप से खून का थक्का नहीं बनता, यानी घाव होने या जख्म लगने पर शरीर से खून का बहना बंद नहीं होता। इस व्यक्ति के खून के सैंपल के साथ भी लैंडस्टाइनर ने वही प्रयोग दोहराया, यानी आरबीसी को अलग सीरम के सैंपल से मिलाकर अध्ययन किया। लेकिन लैंडस्टाइनर ने पाया कि हीमोफीलिया के बावजूद खून जम जाता था। इस प्रयोग के बाद लैंडस्टाइनर इस नतीजे पर पहुंचे कि यह प्रक्रिया ब्लड क्लॉटिंग नहीं थी। उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खून के जिन नमूनों के साथ काम कर रहे थे उनमें किसी प्रकार की बीमारी हो और इस वजह से खून जम जाता हो। लैंडस्टाइनर के लिए यह जरूरी था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जुड़ा उनका कोई भी निष्कर्ष किसी भी संदेह, सवाल या गलती से परे हो। अपने मन में उठे इस शक को दूर करने के लिए उन्होंने आरबीसी और सीरम को मिलाने के इस प्रयोग को फिर दोहराया, मगर इस बार उन्होंने एक नवजात शिशु का खून इस्तेमाल किया, क्योंकि नवजात शिशु के किसी भी बीमारी से ग्रसित होने की संभावना काफी कम थी। लेकिन इस प्रयोग में भी लैंडस्टाइनर ने वही पाया जो पिछले प्रयोगों में सामने आया था, यानी कुछ नमूनों में खून जम जाता था और कुछ में नहीं। अपने इन प्रयोगों के बाद लैंडस्टाइनर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अलग अलग प्रकार के खून में 2 ऐसी निर्णायक चीजें थीं जो एक व्यक्ति के खून को दूसरे व्यक्ति के खून से अलग करती थी। इसे लैंडस्टाइनर ने एग्लूटिनिन्स बताया। उन्होंने खून के इन निर्णायक घटकों को ए और बी का नाम दिया। इन घटकों को बुनियाद मानते हुए लैंडस्टाइनर ने खून के 3 प्रकारों के बारे में बताया। पहला प्रकार जिसमें ए प्रकार के एग्लूटिनिन्स थे, दूसरा जिसमें बी प्रकार के एग्लूटिनिन्स थे और तीसरे वो ब्लड सैंपल्स जिनमें ए और बी दोनों प्रकार के एग्लूटिनिन्स मौजूद थे। लैंडस्टाइनर ने जिन एग्लूटिनिन्स को दुनिया के सामने रखा, आज उन्हें एंटीजेंस यानी प्रतिजन के नाम से जाना जाता है। ये एंटीजेंस लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाई जाती हैं। इसी प्रकार 2 तरह की प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज भी पाई जाती हैं, जिन्हें हम एंटी ए और एंटी बी के नाम से जानते हैं। ये सीरम में पाई जाती हैं। प्रतिरक्षी वो प्रोटीन पदार्थ हैं जो प्रतिजन यानी एंटीजेंस के विरुद्ध बनते हैं। इन एंटीजेंस में अंतर के आधार पर ही लैंडस्टाइनर ने सन 1902 में दुनिया के सामने 3 ब्लड ग्रुप्स यानी खून के 3 प्रकार बताए, जिनके नाम उन्होंने रखे ए, बी और सी ग्रुप। बाद में इस सी ग्रुप को ओ ग्रुप के नाम से जाना जाने लगा। लैंडस्टाइनर की इस ऐतिहासिक खोज के 1 साल बाद उनके साथ काम कर रहे 2 और वैज्ञानिकों एल्फ्रेड फन डिकस्टेलो और एड्रियानो स्टर्ली ने एक चौथे ब्लड ग्रुप का पता लगाया, जिसे उन्होंने ए बी ग्रुप का नाम दिया।
लेकिन खून के 2 नमूनों को मिलाने पर खून क्यों जम जाता था? दरअसल खून का यूं जमना एग्लूटिनेशन था। एग्लूटिनेशन की प्रक्रिया एंटीजन और एंटीबॉडीज के रिएक्शन से होती है। इसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। ब्लड ग्रुप ए में ए एंटीजेंस पाए जाते हैं। इसमें ए एंटीजेंस के विरुद्ध कोई एंटीबॉडीज नहीं होते, जबकि बी एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। वैसे ही ब्लड ग्रुप बी में बी एंटीजेंस पाए जाते हैं। इसमें बी एंटीजेंस के विरुद्ध कोई एंटीबॉडीज नहीं होते हैं, जबकि ए एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। ठीक इसी तरह ब्लड ग्रुप ए बी में ए और बी दोनों एंटीजेंस पाए जाते हैं और कोई एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती। वहीं ब्लड ग्रुप ओ में ए और बी दोनों एंटीजेंस नहीं पाए जाते, जबकि ए और बी दोनों एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। जब हम ब्लड ग्रुप ए को ब्लड ग्रुप बी से मिलाते हैं, तब ब्लड ग्रुप ए में मौजूद ए एंटीजेंस ब्लड ग्रुप बी में मौजूद ए एंटीबॉडी से रिएक्शन करता है। इसी तरह ब्लड ग्रुप बी में मौजूद बी एंटीजेंस ब्लड ग्रुप ए में मौजूद बी एंटीबॉडी से रिएक्शन करता है। इस तरह से खून जम जाता है और इस प्रक्रिया को एग्लूटिनेशन कहते हैं। ठीक इसी तरह से हम समझ सकते हैं कि ब्लड ग्रुप ए बी में ए और बी दोनों एंटीजेंस पाए जाते हैं। अगर ए और बी को ए बी ग्रुप से मिलाया जाए तो किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। इसीलिए उसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। और ब्लड ग्रुप ओ में ए और बी दोनों एंटीजेंस नहीं पाए जाते, जबकि ए और बी दोनों एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। इसीलिए उसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। इस तरह से यह साफ हो जाता है कि जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ए बी है वो बाकी सभी ग्रुप से खून पा सकते हैं, और जिनका ब्लड ग्रुप ओ है वो लोग सभी ग्रुप्स के लोगों को खून दे सकते हैं। अब इस बात की पुष्टि तो हो ही गई थी कि ये एग्लूटिनेशन की प्रक्रिया ही निर्णय करती है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन सफल होगा या नहीं। खून से जुड़े ये प्रयोग चल रहे थे और इसी दौरान एक अजीब सी समस्या सामने आई। कुछ मामले ऐसे सामने आए जिनमें ब्लड ग्रुप एक होने पर भी खून जम जाता था। यह समस्या बेहद परेशान करने वाली थी और इससे निपटने के लिए लैंडस्टाइनर ने अपने सहयोगी वैज्ञानिक डॉक्टर अलेक्जेंडर वाइनर के साथ मिलकर एक और खास एंटीजन की खोज की, जिसे RH फैक्टर का नाम दिया गया। यह नाम रीसस मंकी के नाम से लिया गया था। दरअसल जिनके खून में RH फैक्टर होता है उन्हें RH पॉजिटिव कहा जाता है, और जिनके खून में RH फैक्टर न हो उन्हें RH नेगेटिव कहा जाता है। तो ये RH फैक्टर कैसे काम करता है? अगर एक इंसान का खून RH नेगेटिव है तो उसके खून में प्राकृतिक रूप से RH एंटीबॉडीज नहीं होते, लेकिन अगर उन्हें RH पॉजिटिव खून दिया जाए तो RH नेगेटिव खून में भी RH एंटीबॉडीज बन जाते हैं, और इस तरह एग्लूटिनेशन का खतरा रहता है। मगर एक RH पॉजिटिव इंसान बिना किसी समस्या के RH नेगेटिव खून पा सकता है। RH फैक्टर की खोज ने नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य में बेहद अहम योगदान दिया। अगर मां का ग्रुप RH नेगेटिव है और पिता RH पॉजिटिव है तो उनकी संतान हो सकती है RH पॉजिटिव। ऐसे में गर्भ में अगर किसी वजह से बच्चे का खून मां के खून से मिल जाता है तो मां के खून में RH एंटीबॉडीज पैदा हो जाएंगे, जो शिशु के RH पॉजिटिव खून के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन अब RH फैक्टर की मदद से पहले से ही इस बात का ध्यान रखा जाता है, और इस तरह मां और बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। यह बीमारी जिसमें इन शिशुओं का RH फैक्टर उनकी मां के RH फैक्टर से अलग था, इसे हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न के नाम से जाना जाता है। और इस प्रयोग के बाद हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न और इससे होती शिशुओं की मौत से निपटने का हल भी ढूंढ निकाला गया। इस बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि खून के 8 ग्रुप्स हो सकते हैं: ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। आज ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स ने मेडिकल साइंस को बदल कर रख दिया है। अनगिनत जिंदगियां इसी के बल पर बचाई जा रही हैं।
20-20 घंटे लंबी चलने वाली मेजर सर्जरीज, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, हृदय से जुड़ी सर्जरी और खतरनाक दुर्घटनाओं के सामने ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक वरदान बन चुका है। लैंडस्टाइनर की इस महान खोज से पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन के 3 में से सिर्फ 1 मरीज ही बच पाते थे, लेकिन आज हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। आज आपको ब्लड ग्रुप्स का ये पूरा खेल बेहद आसान और दिलचस्प लग सकता है, लेकिन इसके पीछे कार्ल लैंडस्टाइनर की बेमिसाल मेहनत थी। लैंडस्टाइनर को इस ऐतिहासिक खोज के लिए 1930 में नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी से नवाजा गया।